उज्जैन के लवकुश नगर में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। वायरल वीडियो में 5 आरोपी युवक को लाठी डंडों से जमकर पीट रहे हैं। मरणासन होने के बाद भी इन आरोपियों का दिल नहीं पसीजा और वो लगातार युवक को पीटते रहे। दरअसल मवेशी पालन को लेकर हुए विवाद के बाद 26 साल के गोविंद को लाला भाट विशाल भाट ने बातचीत के बहाने अपने घर बुलाया। घर पहुंचते अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू और डंडों से हमला कर दिया। जब गोविंद किसी तरह घर से बाहर निकला तो वहां भी उसकी पिटाई की गई। गोविंद जब अचेत हो गया तो आरोपियों ने उसे बाइक पर लादकर उसके घर के बाहर फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल गोविंद को अस्पताल ले जाया गया। KTM शोरूम के वहाँ खड़े थे हम और इनने आके वहाँ मारा कुटी चालू करी और इनने चाकू मारा है उसके ऊपर। तो चाकू मैंने पकड़ा, मतलब एक चाकू मेरे ऊपर मारा तो मैंने हाथ से पकड़ लिया और फिर इस पे जानलेवा हमला करा है। लट पाइप इस पे मतलब लगातार मारे गए। वो एक आशु, विशाल, भैयू, सागर, लाला और एक कोई गोलू नाम का लड़का था। पशु घूमते हैं उसके भी और उसके भी घूमते हैं। इसी बात पे लेकर हुआ। रंजिश इन दोनों की आपस में? ये तो कोई नहीं है उनकी कोई रंजिश। पशुओं को लेकर ही आपस में झगड़ा विवाद मारपीट हुई और जो गोविंद नाम का व्यक्ति जिसको इंदौर रेफर किया गया तो उसकी जानकारी मिली कि उसकी डेथ हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले में एक मामला भी पंजीबद्ध हुआ है और इसमें 302 वगैरह भी कायम होगा और जो आरोपी है उनके विरुद्ध में जो 302 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बेरहमी से हत्या की गई और उन्नाव में प्रधान पद का चुनाव हारे एक प्रत्याशी ने निर्वाचित प्रधान के घर पर धावा बोल दिया और लाठी डंडों से दौड़ाकर पीटा। चुनावी रंजिश में गांव में अफरा तफरी मच गई। करीब 1 घंटे तक दोनों पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हुई। हमले में प्रधान पक्ष के 6 लोग घायल हो गए और 3 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामले में आरोपी सुधीर दबंग किस्म का अपराधी बताया जा रहा है। पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के यमुनानगर में कानून व्यवस्था पर सवाल उठती तस्वीरें सामने आई हैं। यहां के सुडोल गांव में आपसी रंजिश के चलते अंधाधुंध गोलियां चली। गांव वालों के मुताबिक एक के बाद एक 100 राउंड की फायरिंग हुई। रात करीब 2 बजे सचिन नाम के युवक के घर 4 गाड़ियों में आए युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में एक युवक को गोली लगी है जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में जहरीली शराब से हो रही मौतों का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। अलीगढ़ में जहरीली शराब से अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अब भी बहुत से लोग बीमार हैं। अलीगढ़ से हमारे सहयोगी रविशंकर शुक्ला की रिपोर्ट देखते हैं। अलीगढ़ के करसुआ गांव में जहरीली शराब से हुई मौतों से मातम का माहौल है। यहां अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों का इलाज अब भी चल रहा है। जो लोग जहरीली शराब से बीमार हुए उनका कहना है कि ये शराब नहीं जहर थी। बदबू बहुत बुरी आ रही थी उसमें। अच्छा। हाँ, जहर की ऐसे आ रही थी जैसे जहर आ रहा है उसमें। इन लोगों ने क्या है कि किसी ने एक पैक पिया है उसने फैला दिया बाकी, और जिसने एक पैक पूरा क्वार्टर पिया है उसने पूरा वो खत्म हो गया था। जहरीली शराब पीने वाले कई लोगों का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है और लोग शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। ऐसे में जहरीली शराब से मरने वालों के आंकड़ों को लेकर तमाम तरह के आरोप भी प्रशासन पर लग रहे हैं। खुद अलीगढ़ के सांसद और पूर्व विधायक ने भी जिला अधिकारी को जिम्मेदार बताया है। अगर यहाँ का कोई भी अधिकारी, चाहे जिलाधिकारी हो, अगर काम का श्रेय लेगा तो जिम्मेदार भी वही होगा। जिला अधिकारी जिले का मालिक होता है। जब जिले में इतनी बड़ी घटना हुई है तो जिम्मेदार तो होगा, वो जिले का अधिकारी है। अगर कोई भी काम यहाँ पर अच्छा होगा उसका श्रेय कौन ले रहा है? डीएम। तो अगर कोई घटना हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? डीएम। ये वो लोग हैं जिनके बाप का पोस्टमार्टम नहीं हुआ और उनका क्रियाक्रम बिना पोस्टमार्टम के हो गया। तो मेरी अपने मुख्यमंत्री जी से ये अपील है कि बच्चों का ये तो साया हट गया, दूसरी मार इन पे ये पड़ रही है कि जो आपकी सहायता है वो इन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही।
जहरीली शराब होने के शक में जिले में शराब की दुकानें बंद करवाकर एसडीएम ने चेकिंग अभियान छेड़ रखा है। दरअसल मिलावटी शराब का एक बड़ा गैंग इस इलाके में काफी समय से सक्रिय है। जानकार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का शराब पर टैक्स 15,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 36,000 करोड़ रुपए हो गया है, लेकिन उसके बावजूद जहरीली शराब पर नकेल कसने में वो नाकाम रही है। मार्जिन जो है वो बहुत ही कम रखा जाता है, यानी एक पौवा अगर कोई शराब बेच रहा है कोई दुकान वाला तो उसको केवल 1 रुपया मिलता है। यही वजह है कि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो शराब है जहरीली शराब और उसमें जो मिलावट की जाती है वो इसीलिए मिलावट की जाती है कि जो उनका जो मुनाफा कम है, जो लोग ठेका लेते हैं शराब का। फिलहाल प्रशासन की कोशिश है कि जहरीली शराब पीने से बीमार पड़े लोगों का बेहतर इलाज हो, लेकिन सरकार को अब इस समस्या को जड़ से हल करने की भी कोशिश करनी चाहिए ताकि आगे से ऐसी मौतें न हों। अलीगढ़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मतलब मुनाफा कैसे भी होना चाहिए, चाहे जहरीली शराब बेचकर ही क्यों ना हो। और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में महोबा जिले की पुलिस पर एक किसान के शव के अपमान का आरोप लगा है। खरेला इलाके के रामकरण नाम के किसान के गांव शव को कूड़ा गाड़ी में रखकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले गई। संवेदनहीनता का आलम यह है कि 2 पुलिस वाले कूड़ा गाड़ी में रखने के दौरान शव को फेंकने वाले थे, लेकिन एक और पुलिस वाले ने यह कहकर रोका कि ऐसे फेंकने पर हड्डी पसली टूट गई तो मामला बिगड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर में एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत के बाद उसका शव नदी में फेंकने का मामला सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 व्यक्ति हैं, जिसमें से एक ने पीपीई किट पहना है, एक पुल पर खड़े हैं। दोनों शव को सड़क से उठाकर पुल की रेलिंग पर रखते हैं। इस वीडियो के वहां से गुजर रहे एक कार सवार ने रिकॉर्ड कर लिया। इलाके के सीएमओ का कहना है कि संक्रमित व्यक्ति के शव को परिजनों को सौंप दिया गया था। परिजनों ने ही शव को नदी में फेंका है। पुलिस ने इस मामले में परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्हें स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया है। शव को नदी में फेंकने का जो वीडियो वायरल हुआ है, उस संदर्भ में जांच करने पर यह बात प्रकाश में आई है कि यह प्रेमनाथ मिश्रा जी शोहरतगढ़ सिद्धार्थ नगर के रहने वाले थे। दिनांक 25 मई को इनको भर्ती किया गया। दिनांक 28 मई को इनकी मृत्यु हो गई। प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि इनके परिजनों द्वारा शव को नदी में गिरा दिया गया है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। शेष कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में कोविड नियमों एवं प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात प्रकाश में आने पर सीएमओ बलरामपुर के कार्यालय द्वारा कोतवाली देहात बलरामपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इन्हें माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। शेष विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम है। तो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई दिल दहला देने वाली और बेबसी की तस्वीरें सामने आई हैं और कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ने की बात सामने आ रही है। इसके चलते महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में अब बच्चों के लिए कोरोना सेंटर बनाए जा रहे हैं। सिर्फ मई के महीने में ही अहमदनगर जिले में 8,000 बच्चों के संक्रमित होने की बात सामने आई है। यह महाराष्ट्र के सांगली इलाके में बच्चों के लिए बनाया गया कोविड वार्ड है। फिलहाल 5 बच्चों का यहां इलाज चल रहा है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर प्रशासन एहतियातन कई कदम उठा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर बच्चों को यहां रखा जा सके। तीसरी लहर का ख्याल रखते हुए हम लोगों को ध्यान में आ गया कि बच्चे संक्रमित होने लगे, तो बच्चों को उसमें से बाहर निकालने के लिए उनको कुछ अलग से दिया जाए कि उनको ना लगे कि वो कोरोना के वार्ड में है, कोरोना का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों ने कोरोना वार्ड को पूरा का पूरा तब्दील कर दिया, जैसे कि वो किसी नर्सरी स्कूल में खड़े हुए हो या किसी प्ले ग्रुप के जो स्कूल्स रहता है तो उसमें खड़े हैं और वहाँ पे कुछ सीख रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर में केवल मई महीने में 8,000 बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आई है। इन सभी की उम्र 18 साल से कम है। जिले के कुल कोरोना केस में से 10% बच्चों के रहे। लिहाजा प्रशासन ने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ
बैठक कर संभवित तीसरी लहर से पहले सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। वैसे जो है कि 10% जो है कि वो बच्चे पॉजिटिव निकले, 8000 के लगभग बच्चे पॉजिटिव आए हैं। सेकेंड वेव में देखा गया तो मेडिसिन का शॉर्टेज था, ऑक्सीजन का शॉर्टेज था या बेड्स भी अवेलेबल नहीं थी, तो उस हिसाब से थर्ड वेव के बारे में सब काम किया जाएगा। ऐसे सबको मिलकर उसके बारे में आज बातचीत हुई और निश्चित रूप से थर्ड वेव के लिए नगर एक अच्छी तरीके से काम करेगा। कोरोना की दूसरी लहर में तैयारियां अधूरी थीं, इसलिए सारी व्यवस्था की पोल खुल गई। आशंका जताई जा रही है कि जुलाई अंत तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन इस बार प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। उसके पास तैयारी के लिए अब भी काफी समय बचा है। सांगली से रॉबिन्सन डेविड और अहमदनगर से सागर दुस्सल के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। देश के कई अन्य राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी टीकाकरण की सुस्त रफ्तार फिक्र की वजह बनी हुई है। चक्रवाती तूफान के बाद राज्य में रोज होने वाले टीकाकरण में थोड़ी तेजी तो दिखी, लेकिन ये कब तक टिकेगी कहना मुश्किल है। जानकार और सरकार के मुताबिक टीके की सप्लाई को बढ़ाना फिलहाल एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। I didn't get vaccine till now, and I must say that the situation is very bad in Kolkata. हम लोग डेली कोविन ऐप में जाके 18+ एंड अबव कैटेगरी के लिए वैक्सीन सर्च कर रहे हैं, स्लॉट बुकिंग के लिए। चाहे वो फ्री वैक्सीन हो या पेड वैक्सीन हो, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। I have registered for the vaccination. It's almost been a month. Still now I haven't got any slot for the vaccination. टीके की सप्लाई सीमित होने की वजह से अपने रोजमर्रा के काम और नौकरी के लिए बाहर जाने वाले लोग परेशान हैं। टीकाकरण में कमी का कई लोगों के कारोबार पर सीधा असर पड़ा है। So unless everybody is vaccinated completely, nobody is going to feel comfortable coming to say a gym or a Pilates studio. टीके की सप्लाई चुनौती बनी हुई है। टीका ना होने से कई टीकाकरण केंद्र बंद करने पड़े हैं। वुडलैंड्स जैसे कुछ अस्पताल हैं जहां 18 से 44 साल तक के लोगों को टीका लग रहा है, लेकिन वहां भी ये काम अब सुस्त गति से चल रहा है क्योंकि टीके की सप्लाई धीमी है। I think we need to really add on a lot many more vaccination centers, and the manufacturers have been very clear. They said that it is only to the hospitals they are going to supply. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल जैसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य में टीकाकरण की चुनौती बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा बड़ी है। ममता बनर्जी बंगाल के लिए टीके की 3 करोड़ डोज की मांग कर रही हैं, जिससे राज्य में 18 साल से बड़े 80% लोगों को टीका लग पाएगा। আমরা প্রায় 1.4 crores লোককে অলরেডি কোভিড ভ্যাকসিনেশন অলরেডি আমরা দিয়েছি এবং আমরা প্রায়োরিটি দিচ্ছি যারা বেশি স্প্রেড করে, বিশেষ করে গরিব মানুষ যারা কাজের মধ্যে থাকে। এবং আমরা আবার আবেদন করব যে আমাদের ভ্যাকসিনেশনটা দেওয়া হোক, যেটা আমরা 3 কোটি চেয়েছি। 1 কোটি আমরা প্রাইভেটকে দেবো আর 2 কোটি আমরা নিজেরা করব। এই 2 কোটি যদি আমরা করে ফেলতে পারি তাহলে আমাদের পপুলেশনের 18 বছরের নিচে যে পপুলেশন আছে তার 80% আমরা কভার করতে পারবো। कई जानकार आशंका जता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, लिहाजा बंगाल को भी जितने जल्दी हो सके अधिक से अधिक लोगों के टीकाकरण की चुनौती को पूरा करना होगा, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब उसे कोरोना के टीकों की अच्छी सप्लाई मिले। कोलकाता से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के भागलपुर में दिल्ली पुलिस ने एक महिला को रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि महिला के अकाउंट में 90 लाख रुपए हैं, वहीं उसके रिश्तेदारों के अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। अलीगढ़ की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। शराब के ठेकों और अंग्रेजी शराब की दुकानों की चेकिंग की जा रही है। सफाई में एसडीएम साहब ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दे दी है कि बिना वैक्सीन के प्रमाण पत्र देखे शराब की बिक्री न की जाए। शराब की दुकानों पर पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर लिखा है बिना वैक्सीन वालों को शराब की बिक्री तभी दी जाएगी जब वो वैक्सीन का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। गुजरात के वडोदरा में स्पेशल ऑपरेशन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 झोलाछाप डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। सुभाष शेख और शंकर विश्वास नाम के ये दोनों झोलाछाप
डॉक्टर दुधियापार और डिपो इलाके में अपना क्लिनिक चला रहे थे। ये दोनों 10वीं पास बताए जाते हैं और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। बीते दिनों से यास तूफान के असर की वजह से हो रही तेज बारिश ने आमजनों के साथ किसानों की भी परेशानी बढ़ा दी है। बिहार के सहरसा में बारिश और तेज हवाओं की वजह से मक्के और मूंग की फसल को खासा नुकसान हुआ है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से खेतों में पानी भरा है और फसल सड़ने के कगार पर पहुंच गई है। ऐसे में यहाँ के किसान सरकार से मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं।